हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो। आज का जो वीडियो है हमारा ये सैंपल पेपर पर बेस्ड है, यानी जो एमपी बोर्ड ने 2025 के लिए जो सैंपल पेपर अपलोड किया है यानी वेबसाइट पर अपनी, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। यानी एमपी बोर्ड हर साल सैंपल पेपर बनाता है, उसका पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट को एक गाइडलाइंस मिल सके कि इस टाइप का पेपर आएगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने रहेंगे, क्या लेवल होगा क्वेश्चनों का, तो बच्चे को डेप्थ पता चल जाती है कि इस टाइप का पेपर अगर हम आएगा तो हम इसको कितना सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मेरे वीडियो ज्यादातर एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए होते हैं तो मैंने लगातार बहुत अच्छे वीडियो बनाए। पहला वीडियो मैंने जो बनाया था वो ब्लूप्रिंट का था कि एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, यानी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का होगा, उसका डिवाइडेशन क्या होगा। क्योंकि 2-3 साल पहले जो बोर्ड है वो केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट देता था कि जैसे 1 मार्क्स के पहले चैप्टर में से कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे। तो मैंने ब्लूप्रिंट पूरा एक वेल डेवलप ब्लूप्रिंट बनाया था, जैसा बोर्ड देता है यानी बोर्ड का जैसा डिजाइन होता है, अगर आप उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो लगभग 99% उसी ब्लूप्रिंट पर बेस्ड एमपी बोर्ड का पेपर होता है। फिर मैंने लगातार इसके चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो बनाया, क्वेश्चन प्लस आंसर, फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भी वीडियो बनाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बार बार उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर जो फिजिकल केमिस्ट्री है जिनमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं उनसे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाए हैं कि ज्यादातर एग्जाम में वही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी और उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में ला सकते हैं। इसके बारे में बता दूं कि जो सैंपल पेपर आज हम इसको समझने वाले, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल वे में और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व करें इस सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चनों को। तो बोर्ड हर साल सैंपल पेपर अपलोड करता है, उसका पर्पस ये होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप के जो पेपर है वो एग्जाम में आएगा। तो इसका पर्पस ये नहीं कि यही आएगा, या फिर क्योंकि जो सैंपल पेपर बोर्ड डालता है वो एज ए गाइडलाइंस है, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए, हो सकता है 50% क्वेश्चन आए, हो सकता है 90% इसमें से क्वेश्चन आए, और हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हमें इसके ऊपर पूरा डिपेंडेबल नहीं रहना है, हमारा पर्पस एक एज ए गाइडलाइंस है कि ऐसा ये पेपर एग्जाम में आएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, उसने दिया भी है कि प्रैक्टिस के लिए ऐसा पेपर आ सकता है। हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कितने रहेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। पेज वगैरह दे रहा है उसके पेपर में कितने पेज हो सकते हैं, और 3 घंटे का पेपर रहेगा और 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 70 मार्क्स में मिनिमम है 24 और 25 पासिंग मार्क्स की जरूरत होती है, इतने पे हम पास हो जाएंगे, और बाकी तो फिर हमें पता ही है। तो इसके कुछ हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन जरूरी है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है करना। फिर यहां पर देखते हैं सेकंड पॉइंट, जो क्वेश्चन नंबर है यानी 1 to 5 ये केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या होगा, यानी मल्टीपल चॉइस होंगे, 1 वर्ड होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, मैच द कॉलम होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, ऐसे 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ऐसे 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, केवल 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन कवर करेंगे ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 to 12 यानी 6 से लेके जो 12 क्वेश्चन होंगे वो केवल 2 मार्क्स से होंगे, और जो उनकी लिमिट रहेगी 30 वर्ड, 30 वर्ड में हमें उनके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं 13 to 16 यानी 13 से लेके 16 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 नंबर के होंगे, और उनकी वर्ड लिमिट होगी 75 वर्ड्स में हमें उन्हें कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 to 20 यानी 17 से लेके जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स से होंगे, और जो उनकी वर्ड लिमिट होगी वो 120 वर्ड्स की होगी। तो ऐसे हमने यहां पर समझा टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 to 20, जिसमें से 28 मार्क्स यानी जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल चॉइस गिवन एवरी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर
6 to 20, 6 से लेके जो 20 क्वेश्चन होंगे सभी में ऑप्शन होगा, यानी इंटरनल चॉइस होगी। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जैसे चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बताना है। सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव है। तो हेनरी ने क्या बताया था कि अगर किसी लिक्विड में या सॉल्यूशन में हमें गैस डिसॉल्व करनी है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जनरली गैस जो लिक्विड है उसमें डिसॉल्व नहीं होती है। 99% गैसेज जो होती है वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो गैस को प्रेशर के साथ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करेंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना गैस का अमाउंट उसमें डिसॉल्व होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी अमाउंट ऑफ गैस। गैस क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कंसंट्रेशन को। सी की जगह यहां पर हम एक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहां पर, तो यहां आ जाएगा P इक्वल्स टू के, कांस्टेंट आ जाएगा, चूंकि हेनरी बता रहा है इसलिए यहां पर लिखेंगे KH और यहां पर आ जाएगा X। क्लियर है? तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता था कि P अपॉन X इक्वल्स टू KH। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं हो रहा है, ये भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपॉन में आ रहे हैं। तो अपॉन में तो KH और एक साथ ही अपॉन में आ नहीं सकते। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है हमारा मैच हो रहा है। तो जो हमारा आंसर क्या है? C, यानी P इक्वल्स टू KH इंटू X। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मरकरी सेल इज यूज्ड। नीचे कुछ दे रखा है कि मरकरी सेल का कहां पर यूज है। तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। तो हमने सेकंड चैप्टर में सेल पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो करंट क्रिएट करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू जिनमें करंट लिबरेट होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी बहुत सारे सेल पढ़े हमने। लेकलान से हो गया, लेड स्टोरेज हो गया, फ्यूल सेल हो गया, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, बोल्टियर सेल और मर्क्यूरी सेल। तो जो मर्क्यूरी सेल का यूज होता है वो ऑडिटरी डिवाइस, जो सुनने वाली डिवाइस है, उसमें यूज होता है। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट। सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रखते हैं तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके जो n-1 d ऑर्बिटल होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जनरली ग्रुप 12 को छोड़ दिया जाए, जिंक, कैडमियम और मरकरी, उसमें D पूरा फुलफिल होता है, D10 होता है, उसको छोड़कर जनरली जो 36 एलिमेंट है, टोटल डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, 40 एलिमेंट है, तो बाकी एलिमेंटों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल ये तो होगा नहीं, फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और पेयर्ड भी नहीं होगा, पेयर्ड होंगे तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, वैकेंट से लेना देना नहीं है। तो आधे भरे हुए ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ लिजेंड्स, नंबर ऑफ लिजेंड्स अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। अब ये फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। जब लिजेंड सेंट्रल मेटल में अटैच होगा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो लिजेंड, नंबर ऑफ लिजेंड क्या कहलाएगा? यानी सेंट्रल मेटल से जो लिजेंड अटैच होते हैं तो नंबर ऑफ लिजेंड्स क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाती नहीं है, बड़े ब्रैकेटों को एक साथ बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का होता है, रिडक्शन नंबर कुछ होता नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेंट्रल मेटल से कितने लिजेंड अटैच हैं वो लोन पेयर दे रहे हैं उसको। जैसे एक लिजेंड होगा तो एक लोन पेयर देगा, दो होंगे तो दो लोन पेयर देंगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो लिजेंड को गिनकर हम उसका मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। दो होगा तो दो है,
4 होगा, 4 अटैच होंगे तो 4 होगा, 6 अटैच होंगे तो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, 5th क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन, यानी जो प्राइमरी अमाइन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमें मालूम है कि जितने भी अमाइन है सब NH3 अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। अमोनिया से H रिप्लेस करते हैं, रेडिकल R और अमाइन बनते हैं। अमाइन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। चूंकि जो अमाइन का स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल होता है, इसलिए जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है सॉरी वो पिरामिडल होता है। तो इसलिए अमाइन के जितने भी अमाइन है उनके स्ट्रक्चर भी जनरली पिरामिडल होने चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, टेट्राहेड्रल होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, ट्राइगोनल नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, डी, यानी क्या होगा यहां पर पिरामिडल, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर फिर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों के समान बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक, यानी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर के बेस पर 4 भागों में डिवाइड किया गया। H+ लूज करेंगे तो एसिड होंगे, OH लूज करेंगे तो बेसिक होंगे, और दोनों ही अगर नहीं दे रहे हैं तो न्यूट्रल होंगे, और दोनों ही अगर दे रहे हैं या दोनों के समान बिहेव कर रहे हैं तो वो एम्फोटेरिक कहलाएंगे। तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन चूंकि प्रोटीन की यूनिट, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बायोमोलिक्यूल से है लास्ट चैप्टर से, और ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये अमाइंस वाले चैप्टर से है। तो ज्वेटर आयन मतलब प्रोटीन की यूनिट होती है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, NH2 अमाइन और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, अपने आप में वो एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, तो एसिडिक ग्रुप तो उसमें होता ही है। प्रेजेंस ऑफ बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप भी होता है, तो एसिडिक से वो एसिडिक हो जाएगा, बेसिक से बेसिक हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ 2 बेसिक ग्रुप, 2 बेसिक ग्रुप होंगे तो मोर बेसिक हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ 1 एसिडिक, उसमें एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप होता है। चूंकि प्रोटीन की यूनिट होती है अमाइनो एसिड, और अगर हम अमाइनो एसिड को देखें तो NH2C, COOH और R, और यहां पर अटैच होगा H, इसको बोलते हैं हम अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड प्रोटीन की यूनिट होती है। तो यहां पर जो NH2 है इसको बोलते हैं अमाइन, बेसिक नेचर का है क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर होता है, और जो COOH है ये एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये वाटर में H+ आयन लूज करेगा, इसलिए ये एसिडिक नेचर का है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा वो डी है, यानी आंसर क्या है, डी, प्रेजेंस ऑफ 1 एसिडिक और 1 बेसिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या आ गया, फिलिंग द ब्लैंक्स। सॉल्यूट फेस इन सोडा वाटर, यानी सॉल्यूट फेस इन सोडा वाटर। सोडा वाटर हमें पता होना चाहिए, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है सब सोडा वाटर है। तो कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं वो सॉल्वेंट यानी वाटर में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है जो मैक्सिमम गैसेस होती है वो टेस्टलेस होती है, कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं। उनकी कोई स्मेल नहीं होती, टेस्ट नहीं होता और उनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन कुछ चूंकि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरली बहुत सारे एक्सेप्शन हम पढ़ते ही हैं। तो CO2 गैस का टेस्ट होता है, तो CO2 गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट आता है वो CO2 गैस के कारण आता है। तो चूंकि उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है और सॉल्यूट गैस है, तो इसमें आंसर क्या है, इसका आंसर है गैस। गैस मतलब कौन सी गैस डिसॉल्व होती है सोडा वाटर में, CO2 गैस डिसॉल्व होती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, डैश रिएक्शन ऑकर एट एनोड। अब एनोड कैथोड किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, या फिजिक्स से रिलेटेड सेल हो या केमिस्ट्री से रिलेटेड सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होती है यानी इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम इन विटामिन B12। अब विटामिन B12 में, विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। विटामिन B12 क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसमें कौन सी मेटल होती है, तो इसमें कोबाल्ट होती है, यानी कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है विटामिन 12। मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन कौन से, इसका भी मैं एक ब्लूप्रिंट बना के डालूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव, कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के पूछे गए, और वो मेरे ब्लूप्रिंट को मैच करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट, डैश शोज सिल्वर मिरर टेस्ट।
सिल्वर मिरर टेस्ट, अब ये एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड एक एमसीक्यू है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट, जब एल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट में डाला जाता है, टोलेंस ने एक रिएजेंट बनाया था, यानी सिल्वर नाइट्राइड AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यानी मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्राइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब भी हम इसमें कोई भी एल्डिहाइड डालेंगे, RCHO एल्डिहाइड हम डालेंगे, तो यहां से क्या करेगा एल्डिहाइड, सिल्वर को फ्री कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट बनता है। तो जिस कंटेनर में, जिस ग्लास कंटेनर में ये रिएक्शन कराई जाती है, सिल्वर उसकी इनर वॉल में जमा हो जाता है। हम जानते हैं जितने भी मिरर होते हैं वो कब बनते हैं, प्लेन कांच के ऊपर अगर हम सिल्वर को अगर हम पॉलिश कर दें सिल्वर की, तो मिरर बन जाता है। तो जब ये सिल्वर फ्री होगा तो कंटेनर की इनर वॉल में जमा हो जाता है, मिरर के समान बिहेव करता है, इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो आंसर क्या है, सारे एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। प्राइमरी अमाइंस आर डैश बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। तो इसका मैंने एक सीक्वेंस बताया था, जब मैंने अमाइन का यानी ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने सीक्वेंस बताया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एनिलीन, अमोनिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, कैसे पता लगाएंगे कौन ज्यादा बेसिक नेचर का है। तो आप एक बार वो वीडियो देखना। तो यहां पर जो प्राइमरी अमाइन होते हैं वो सेकेंडरी अमाइन की तुलना में लेस बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, लेस बेसिक। तो इसका आंसर है लेस बेसिक। इफ अ शुगर कंटेन फंक्शनल ग्रुप, यानी शुगर कंटेन फंक्शनल ग्रुप CHO, देन शुगर इज, अगर मान लो कोई शुगर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एल्डोज। और ये जो MCQ है बायोमोलिक्यूल्स का है, हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से, शुगर, नॉन शुगर, और ऑन दी बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो उसकी डेफिनेशन भी कार्बोहाइड्रेट की बताई गई कि कार्बोहाइड्रेट कौन से कंपाउंड कहलाएंगे, जो जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, बहुत सारे OH होंगे, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें होगा वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। या ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डालने पर इस टाइप के कंपाउंड देंगे उनको बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर एल्डिहाइड है तो हम उसको एल्डोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, एल्डोज। और कीटोन है तो उसको कीटोज बोलेंगे। तो आंसर हमारा है एल्डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट ट्रू फॉल्स। हमें बताना है ट्रू फॉल्स। ये पहले नहीं आते थे, अभी ये 1-2 साल से एग्जाम में ट्रू फॉल्स पूछे जाने लगे। पहले ये पेपर में कभी नहीं पूछे गए हैं ट्रू फॉल्स, यानी 10-15 साल बाद ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। अगर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर कंपोनेंट्स, तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर देन प्योर सब्सटेंस। 2 प्योर सब्सटेंस को मिलाने पर उन्हें मिल जाना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और हम उसको नेकेड आई द्वारा ना देख सके, ऐसा मिक्सचर कहलाएगा सॉल्यूशन। तो यहां पर ट्रू है, यानी जो यहां पर स्टेटमेंट दे रहा है ये बिल्कुल सही है। फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, तो बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, यानी क्वेश्चन भी ये सही है। C2H5OH जो इथाइल एल्कोहल है ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, जब RCH2 से एक OH अटैच होता है, यानी तब हम उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर 2 R से CHOH अटैच है तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल। और 3 R से OH अटैच है तो इसको बोलते हैं हम टर्शरी एल्कोहल। ये सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, जैसे हमने बोला जिस एल्कोहल में 2 OH अटैच है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH अटैच है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ध्यान रखना आपको, इस टाइप का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो नंबर ऑफ OH 1 है इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, सोडियम बेंजोएट। सोडियम
बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COONA। जो सोडियम बेंजोएट है ये बताना है यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, यानी जो खाने वाले मटेरियल होते हैं उसमें अगर सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं तो उसको इन्फेक्टेड होने से रोक देता है, वायरस बैक्टीरिया फंगस से, यानी उसको खराब नहीं होने देता, उसको रिजर्व रखता है। तो इसलिए एक अच्छा ये फूड प्रिजर्वेटिव है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम होता है सलाइवा, लार में निकलता है, कैटालिस्ट के समान बिहेव करेगा। ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है माल्टोज का और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी माल्टेज एंजाइम, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है ये, C12H22O11, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज देता है। तो बोल रहा है ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये यहां पर माल्टेज एंजाइम डज नॉट कैटालाइज, डज नॉट दे रहा है, क्या दे रहा है? ये डज नॉट। तो ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा ये होता है, ये इसका वर्क है। तो यहां पर ये फॉल्स है, यानी माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और यहां पर क्या दे रहा है? डज नॉट कैटालाइज। तो ये गलत है, यानी स्टेटमेंट तो सही है, तो वहां पर क्या लिखेंगे हम? फॉल्स, डू नॉट। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स रेगुलेट। जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी को 2 चीजें कंट्रोल करती हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बॉडी थ्रू द फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में हर पार्ट में, हर सेल में जाते उसको कंट्रोल करते हैं। ये स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है, बिल्कुल जैसा उसने दिया वैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4th क्वेश्चन। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करवाना है अभी। तो यहां पर एक कॉलम दिया है ए और एक कॉलम दिया है बी, ए से बी को मैच करवाना है हमें। मैच द कॉलम में ध्यान रखना, आपको अगर 2-3 ऑप्शन सही समझ में आ जाते हैं तो लगभग 90% बच्चे मैच द कॉलम को सही करते। तो हमें यह देखना है कि 2-3 पॉइंट ढूंढना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, जिनको हमने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में नॉलेज हो। जैसे यहां पर दिया है प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में 2 प्रकार के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी जो है 2nd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइमरी सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होते, और सेकेंडरी सेल बार बार डिस्चार्ज होते हैं और उनको बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो सेल है इसका ऑप्शन है इररिवर्सिबल, यानी दोबारा वो चार्ज नहीं होते। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा यहां पर एनर्जी बैरियर। और पॉलीहेलोएल्केन, पॉलीहेलोएल्केन, पॉलीहेलोएल्केन फ्रियोन है। पॉलीहेलोएल्केन, एल्केन से बहुत सारे हेलोजन जब अटैच होंगे तो फ्रियोन का फॉर्मूला क्या होता है? CCl2F2। अब यहां पर फ्लोरीन भी हेलोजन है और क्लोरीन भी हेलोजन है, यानी क्या है वो? फ्लोरो पॉलीहेलोएल्केन। यहां पर देखते हैं 4th, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम इथाइल एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो ईस्टर बनता है, इसको बोलते हैं हम ईस्टिफिकेशन प्रोसेस। जो ईस्टर होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COO। तो यहां पर ईस्टिफिकेशन प्रोसेस है। एजोबेंजीन, एजोबेंजीन क्या है? एक प्रकार से डाई है, एजोबेंजीन। ऑरेंज डाई इसमें आता है एजोबेंजीन में, और येलो डाई भी होते हैं। तो इसके मैंने यहां पर आंसर लिख रखे। फर्स्ट वाले का ई है इररिवर्सिबल, सेकंड वाले का सी है एनर्जी बैरियर, थर्ड वाले का ए है फ्रियोन, 4th वाले का बी है एस्ट्रिफिकेशन और 5th वाले का डी है डाइज। तो यहां पर हमने इसके ऑप्शन लिख रखे। नेक्स्ट यहां से देखते हैं 5th नंबर, राइट आंसर इन 1 वर्ड, यानी जो ऑब्जेक्टिव का है ये 5th क्वेश्चन है। राइट आंसर इन 1 वर्ड, एक वर्ड या सेंटेंस में हमें इनके आंसर देना है। तो राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कैडमियम। तो जो कैडमियम है, इधर ध्यान दें, जो कैडमियम है ये ग्रुप 12 से रिलेटेड है, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 12 और 3 to ग्रुप 12 एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। मैंने पहले भी बताया जो ग्रुप 2 में होगा यहां पर जिंक होता है,
यहाँ पर कैडमियम होगा और मर्क्यूरी होगा। एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 48 और एटॉमिक नंबर 80। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो 3d10 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 4d10 5s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 5d10 6s2। तो हम देख सकते हैं इनमें सब में डी भरा हुआ है, डी भरा हुआ है, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, और चूंकि पैरामैग्नेटिक नेचर होने के लिए उसके पास 10 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कैडमियम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या हम लिख सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज 0 अनपेयर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कलर ऑफ क्रोमियम 3+ आयन। तो क्रोमियम 3+ आयन यानी क्रोमियम जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो जनरली उसका कलर वायलेट या ब्लू या ग्रे इस कलर का होता है। इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इनके कलर। तो अभी हमें ध्यान रखना, वायलेट और ब्लू कलर लिख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट थर्ड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कैटिकॉल। कैटिकॉल मतलब एक एरोमेटिक कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जब बेंजीन के ऊपर यहां पर यानी फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर OH अटैच होगा तो हम इसको बोलेंगे कैटिकॉल। यहां पर इनकी पोजीशन चेंज होती है, यानी एक पैरा है और एक ऑर्थो पोजीशन है, इनकी पोजीशन चेंज होती है तो इनके नाम भी चेंज होते हैं। बट अभी हमें यहां बताना है कैटिकॉल का फॉर्मूला क्या है। तो ये कैटिकॉल का फॉर्मूला है। फोर्थ, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या है, जब R से CHOH अटैच होगा तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहां से एक H और यहां से एक H बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन यहां से यानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं क्या यहां पर रहेगा, R यहां पर बच गया, दूसरा R यहां पर ये दिख रहा है, और क्या है कार्बन है यहाँ पर C, और इसके ऑक्सीजन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कीटोन का। तो आंसर इज कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। फिर राइट द नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विद ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। यानी जो ग्लूकोज है, ध्यान दें, जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो ब्रोमीन वाटर से जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर इससे एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की हमें डेफिनेशन बतानी है और क्या बतानी है, हमें इसकी यूनिट बतानी है। तो इसका मैंने अपने हिसाब से आंसर यहां पर लिख रखे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो आपने आंसर याद किए होंगे वो भी आप लर्न कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे इसका आंसर हम देख सकते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम when the electrodes are placed 1 centimeter apart and have a क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर हमने 1 मोलार सॉल्यूशन में जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रखा और एक इलेक्ट्रोड की मोटाई जो होगी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तब हम इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय K, कप्पा से हम इसको डिनोट करेंगे। इट्स SI यूनिट इज सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर, जो सीमेंस पर मीटर होता है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसलिए हम इसकी SI यूनिट क्या लिखते हैं, सीमेंस पर मीटर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते थे सीमेंस मीटर इनवर्स। या जनरली इसको देखें तो चूंकि सीमेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो हम इसको बोलेंगे यहां पर यानी सीमेंस जो होता है 1/R। अब R क्या है यहाँ पर,
रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ये सीमेंस होता है। तो यहां पर हमने लिखा इसको ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। इसको निकाला भी गया क्योंकि इसको दूसरी डेफिनेशन से इसकी यूनिट निकाली गई। राइट द, इस पर हमने लिखा नहीं इसकी दूसरी यूनिट, ये लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉ, इसको भी हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन। तो जब हम यहाँ पर रॉ की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो इसकी यूनिट क्या निकलेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर राइट द डेफिनेशन, डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, जब दो किसी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रोड को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखकर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इलेक्ट्रोड लेकर उसकी उतनी थिकनेस होनी चाहिए रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। तो द रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलेंगे हम, सेल कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। द फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट इज K इक्वल्स टू D अपॉन A। तो यहां पर हम देख सकते हैं K इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या रखी हमने, डिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच की 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे इसको काट देंगे, सेंटीमीटर नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये है सेल कांस्टेंट, यानी हमने पढ़ा है कि हर क्वेश्चन में हमें चॉइस फिलिंग मिलेगी। 7 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, और रेट मतलब कितना टाइम लगा। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी होती है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। अब हमें कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व करना है, उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, आंसर देखते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is a change in concentration of reactants और products per unit time। यानी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजेस हुआ, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हुआ। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा अपॉन यहां पर ये अपॉन का साइन है, चेंज इन टाइम, पर्टिकुलर टाइम में। या फिर हम इसको देखें, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसका ऑप्शनल क्वेश्चन और करके, डिफाइन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। एक थ्योरेटिकल डाटा है, मतलब जो हम रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स काउंट कर लेते हैं। ये जो एक होल नंबर है, यानी अगर एक रिएक्टेंट है तो बोलेंगे उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है, अगर 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्युलरिटी 2 है, 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है। 1 रिएक्टेंट है यूनिमॉलिक्युलर, 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाई मॉलिक्युलर, और 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। तो देखते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड मतलब टकराते, रिएक्ट इन सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। फिर एक और डेफिनेशन, जो भी सरल लगे वो हम इसमें से याद कर सकते हैं, द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स in the balanced equation
इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट दैट ओनली अप्लाइज टू एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर ये अप्लाइड होगा। इट्स वैल्यूज ऑलवेज होल नंबर, इसकी वैल्यूज क्या होगी, हमेशा होल नंबर होगी, सच एज 1 2 3। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे यहां पर अमोनियम नाइट्राइड डीकंपोज हो रहा है नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में। अब चूंकि रिएक्शन में दिख रहा है एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसको बोल रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर। HI के आगे 2 लगा है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिक एसिड डीकंपोज हो रहा है H2 और I2 में, तो इसके आगे 2 लगा है, यानी बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहां पर जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के आगे 2 लगा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी टोटल 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन बतानी है, बट एग्जांपल कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट 2 यूजेस ऑफ लेंथेनाइड। राइट 2 यूजेस ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड के 2 यूजेस है, चूंकि ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। लेंथेनाइड मतलब लेंथेनम के बाद, चूंकि लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं, यानी 14 एलिमेंट्स जो हैं लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लेंथेनाइड। कहां से स्टार्ट होंगे, जैसा हमने बोला लेंथेनम सीरियम से स्टार्ट होते हैं, सीरियम यानी लेंथेनम का तो एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसके बाद यानी सीरियम 58 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे ये ल्यूटीशियम 71 तक। 14 एलिमेंट को बोलेंगे हम लेंथेनाइड। इसमें जो पीएम है प्रोमेथियम और प्रोमेसियम वो आर्टिफिशियल है, बाकी ये सब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और बाकी एसी एक्टिनियम के बाद जो कहलाएंगे वो एक्टिनोइड्स कहलाएंगे, थोरियम से स्टार्ट होते हैं, लॉरेंसियम पर एंड होते हैं। तो हमें इसके यूज बताना है, बहुत सारे यूज है, कोई भी 2 यूज लिख सकते हैं। जैसे सीरिया, सीरिया किसको बोलते हैं, सीरियम ऑक्साइड को कहा जाता है सीरिया, यानी जो सीई है ये सीई, इसके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड को सीरिया बोलते हैं। यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में यूज होता है। फर्स्ट इसका यूज हो गया। सेकंड, लेंथेनाइड्स आर यूज्ड इन लाइटर्स। अब लेंथेनाइडों को मिलाकर एक मिस मेटल बनाई जाती है। मिस मेटल बहुत सारे उसमें लेंथेनाइड्स होते हैं, अदर मेटल भी होते हैं, आयरन भी होता है, लेंथेनम भी होता है। तो जो लाइटर की जो प्लेट बनाई जाती है जिससे उसमें फ्रिक्शन होता है, जनरली जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो जब लाइटर जलाते हैं तो प्लेटें जो बनाई जाती हैं जिससे वो हीट क्रिएट होती है वो मिस मेटल से बनी होती है। तो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन, तो इसके 2 यूजेस कंप्लीट हो गए। अब इसके और में क्या दिया है, राइट 2 यूजेस ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी इसी चैप्टर का है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 में जब एसिड मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं या कोई न्यूट्रल कंपाउंड जैसे वाटर मिलाते हैं तो ऑक्सीजन एटम रिलीज करता है जिसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं हम। यूज बताना है। फर्स्ट यूज, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इसको जो गांव में लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, जो जानवर होते हैं उनके पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं तो KMnO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन लगाकर उसको साफ किया जाता है। जनरली बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन इसका वेजिटेबल्स को साफ करने में भी यूज होता है, स्टरलाइज कर देता है, यानी वायरस बैक्टीरिया को डिसइंफेक्टेड कर देता है, तो बहुत अच्छा ये एंटीसेप्टिक भी है। नेक्स्ट यूज, यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी प्रैक्टिकल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के पर्पज से भी ये यूज होता है। थर्ड, यूज्ड एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हमने बताया एसिड बेस या न्यूट्रल कंपाउंड मिलाने पर ऑक्सीजन एटम क्रिएट करता है, तो इसलिए ये लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में भी यूज है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट द डेफिनेशन, क्या लिखना है, डेफिनेशन एंड 1 एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कई क्वेश्चन याद रखना, अब जैसे कई क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं कि होते तो क्वेश्चन है लेकिन आगे उनके क्वेश्चन फॉर्म में हम ऐसे आंसर उसको लिख सकते हैं। तो अभी हमने पहले ऊपर एक MCQ पढ़ा है कि लिजेंड जब मेटल से जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो अगर हमें याद नहीं रहा तो बच्चों को भी कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा पेपर पढ़ना चाहिए। कभी कभार एक्सीडेंटली
किसी क्वेश्चन को बनाकर ऐसे दिया जाता है कि वो किसी अदर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम एज इट इज उसको क्वेश्चन को यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में यूज कर सकते थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लिजेंड्स डोनर एटम्स बॉन्डेड टू अ सेंट्रल मेटल आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिजेंड मेटल से अटैच होते हैं उसको लॉन पेयर देते हैं मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो number of ligands by coordinate bond with the central metal is called coordination number of that metal in a complex is called coordination number of metal। और दूसरी डेफिनेशन भी यहां पर दी है, और the coordination number is equal to number of bonds between ligands and central metal atom, यानी मेटल से कितने लिजेंड अटैच हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर जो आना था, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्ड यूज होना था, मिसिंग है यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना आप, हर वो क्वेश्चन जिसमें वो दे रहा है कि उसमें जैसे मान लो पूछा कि व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय, तो देता उसमें है कि उसको डिफाइन कीजिए, बट अगर हमें उसमें एग्जाम्पल याद है तो एग्जाम्पल लिखना भी हमें कंपलसरी है। पहले ऐसा होता था कि उसने दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय लिजेंड्स, अब बच्चे ने डेफिनेशन लिख दी क्योंकि वो पूछ रहा है इससे क्या समझ रहे हो। उसने ये भी कहा कि उसमें एग्जाम्पल अगर सटेबल है, यानी एग्जाम्पल कंपलसरी है, तो उसको भी हमें बताना है। तो एग्जाम्पल हमें लिखना कंपलसरी होता है व्हाट डू यू मीन बाय टाइप के क्वेश्चन पर या व्हाट इज वाले क्वेश्चन पर। तो यहां पर K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो हमें बताना है कि इसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो मेटल इसमें क्या है, जो लेफ्ट साइड का ब्रैकेट होगा उसके जस्ट बाद मेटल होगी। तो CN लिजेंड कितने अटैच है? 6। तो यहां पर जो Fe है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यहां पर 6 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का, और राइट द डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखना है। वन एग्जांपल सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो मेटल जो लिजेंड से अटैच है। यानी लिजेंड्स क्या है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन में पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है, तो उससे अटैच है चारों तरफ से, उसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल। तो द मेटल एटम in a coordination compounds that surrounded by and bonded to other atoms। अब other atoms की किसकी बात कर रहा है? ये ligands और ligands भी बोलते हैं हम, और molecule called ligands through coordinate solvent, coordinate covalent bonds, it acts as a central point of the complex स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Fe इसमें क्या है? सेंट्रल मेटल है। Cn यानी जो Fe है वो Cn से अटैच है, यानी इसके सराउंडेड कितने Cn है। अब चूंकि ये सेंटर में आ गई इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। और Cn क्या है यहाँ पर? जो Cn है वो एज एक लिगेंड के समान बेव कर रहा है, इसको लॉन पेयर दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो द सेंट्रल मेटल एटम इज आयरन। Fe क्या है? इसमें सेंट्रल मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर है वो 10 है। राइट द फॉर्मूला, क्या लिखना है? फॉर्मूला फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमें फॉर्मूले लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले हालांकि मैंने यहां पर लिख रखे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है ये 5th चैप्टर है, इसमें से IUPAC नाम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए रहेंगे उनके IUPAC नाम लिखने पड़ते हैं, या IUPAC नाम दिए रहेंगे तो हमें उसके फॉर्मूले बनाने होते हैं। इसके लिए कुछ रूल वगैरह भी है, फिर भी मैं बेसिक से जो आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे इसका मैं फॉर्मूला बनाना है, हालांकि मैंने तो लिख रखे, तो इसको बनाने के लिए रूल है, सबसे पहले हमें क्या करना है? मेटल को सर्च करना है। तो मेटल हमें पता है, जो मेटल की पोजीशन होती है वो ऑक्सीडेशन
जो स्टेट है मेटल की जस्ट उसके पहले होती है जिंकेट। तो जिंकेट मतलब Zn। और हमें यह भी पता है कि जब हम मेटल लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो उसके जस्ट बाद ब्रैकेट होता है, उसके पहले कुछ नहीं होता, यानी मेटल ही होती है। अब जब इसके नाम में 8 अटैच है तो 8 अटैच की 8 की दो कंडीशन है, या तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो 8 अटैच होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स के पहले, यानी हम बात करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड, इसके बाहर अगर कुछ अटैच होता है, इसके बाहर यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो 8 वर्ड जुड़ता है। तो इसमें 8 वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता तो इसके बाद यहां पर आयन लिखा होता, जो नहीं लिखा। तो इससे हमें समझ में आ गया कि नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कुछ अटैच है, और ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ अटैच होता है तो हम वहीं से नाम की शुरुआत करते हैं। तो हमने यहां पर देखा, तो जनरली जो पोटेशियम होता है एज ए पॉजिटिव स्पेयर यानी काउंटर आयन में एज ए कैटायन के समान ही लिखा जाता है। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर के लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में जो भी मिलेगा वो क्या होगा, वो केवल लिगेंड होगा। तो अब हम देखते हैं टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, तो हमने यहां पर लिख दिया OH। OH के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सीडो। 4 ऑलरेडी दिया है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रहा है, ये 2 दे रहा है। क्या दे रहा है, 2। तो हमने पढ़ा है कि जो काउंटर आयन होते हैं इधर या इधर, जब हम इनका नाम लिखते हैं तो इनके नंबर को शो नहीं करते हैं, तो इसका चार्ज कितना होता है, -1। अब -1 × 4 -4। अब -4 में से हम कितना प्लस का लेस करें, क्योंकि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। तो -4 में से कितना लेस करें कि 2 आ जाए। तो यहां पर 2 लेस करेंगे तो यहां पर जो होगा हम इसका नंबर क्या लिख देते, K2। तो ये हमें ऐसे बैलेंस करना होता है। इसी टाइप से टेट्रामाइन, एक्वा क्लोरिडो, कोबाल्ट। अब देखो यहां पर कोबाल्ट के नाम में 8 अटैच नहीं है, पॉजिटिव स्पेयर नहीं होगा इसमें, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो पहले क्या लिखना है हमें, कोबाल्ट। कोबाल्ट किसके लिए यूज करते हैं, CO के लिए यूज करते हैं कोबाल्ट। अब इसमें 8 नहीं जुड़ा, इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं होगा इसमें। अब हम आगे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद जो लिखा हुआ है वो हमेशा ब्रैकेट के बाद जाता है, ध्यान रखना। तो क्लोराइड मतलब Cl। अब इसके पहले जो होगा वो सारे क्या होंगे, लिजेंड होंगे। तो टेट्रा अमाइन, अमाइन मींस NH3, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा अमाइन। फिर एक्वा, एक्वा मतलब H2O, एक्वा क्या आ जाएगा यहाँ पर, H2O, और क्लोरिडो मतलब Cl आ जाएगा। तो यहाँ पर टेट्रा, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ऑक्सीडेशन हमें कितनी लानी है, इसकी 3rd लानी है। तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, और इसमें। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल लेजेंड है, ऑक्सीडेशन 0, न्यूट्रल लेजेंड है, ऑक्सीडेशन 0, Cl की -1 और इसकी -1, इन दोनों को भी मिला दे तो 2 आ रही है, हमें 3 लानी है। मैं फिर बोल चुका हूं कि जो ब्रैकेट के बाद के उसके हम जो उसके जो अटैच होते हैं जो भी सब्सटेंस, उसमें हम उसके नंबर शो नहीं करते। तो -2 में ऐसा क्या ऐड किया जाएगा कि 3 हो जाए, तो हम इसके नंबर को क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पर ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके हमें क्या लिखने हैं, IUPAC नेम लिखने। तो मैं बता दूं IUPAC नेम के 7 से 8 रूल है, उसको आपको केयरफुली पढ़ना है। उसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेमिंग रूल, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप 10 से 15 मिनट का वो वीडियो देख लेते तो इजीली आपको नाम लिखने में और नाम से फॉर्मूले बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक रूल को बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नाम लिखने के लिए रूल क्या है, रूल ये है, मैं आपको बता देता हूं। जनरली आप वीडियो जरूर देखें। यहां पर कुछ अटैच है तो फर्स्ट पोजीशन हम इसको देते हैं, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें मेटल होता है, लिजेंड होता है। अगर ये नहीं है तो फर्स्ट पोजीशन लिजेंड लेगा और सेकंड पोजीशन मेटल, और मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर यहां पर कुछ अटैच है तो लास्ट में हम इसका नाम लिखते हैं नेगेटिव काउंटर आयन का।
या तो ये होगा कॉम्प्लेक्स में या फिर ये होगा, या फिर दोनों ही नहीं होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते हैं 99%। तो हमें इसका नाम लिखना है, इसका नाम भी अल्फाबेटिकल लिखना है। तो NH3 अमाइन है, Cl क्लोरिडो है, NO2 नाइट्रो है, ये A से आएगा, ये C से आएगा, N से आएगा, अल्फाबेटिकल नाम लिखने। तो डाईअमाइन, डाई क्लोरिडो नाइट्रो। अब नाइट्रो में जो नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर है, ये प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नाइट्रो में N दे रहा है, अब प्लेटिनम और सेकंड। चूंकि 8 नहीं अटैच होगा क्योंकि इसके पहले कुछ अटैच नहीं है, 8 दो ही कंडीशन पर अटैच होगा। मैं फिर बता दूं, अगर कॉम्प्लेक्स में इधर कुछ अटैच है तो मेटल के साथ 8 अटैच कर देते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है तब भी हम मेटल के साथ 8 अटैच करते हैं। इसके अलावा थर्ड कंडीशन कोई भी हो 8 अटैच नहीं होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, इसका हमने नाम लिख दिया, और वैलेंसी सेकंड, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज -1 और चार्ज -1 2 आ गया। इसका नाम देखेंगे यहाँ पर Cl2 और En होल ट्वाइस। अब En होल ट्वाइस है तो जैसे हम इसको डाई लिखेंगे तो इसको डाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल है लेजेंड के नाम में अगर डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड आते हैं और वो होल ट्वाइस, होल थ्राइस है तो उसके लिए अलग से टर्मिनोलॉजी दी गई है, प्रीफिक्स। 2 है तो विस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, ऐसे हम वर्ड यूज करते हैं। तो इसका नाम देखें हम डाई क्लोरो, क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। 2 के लिए लिखा विस, और इसका नाम जो है हमें ब्रैकेट में ही लिखना है, इथाइलिन डाईअमाइन, फिर कोबाल्ट थर्ड, और यहां पर आयन क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमें आयन लिखना ही पड़ेगा, तो ये इसका चार्ज है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राइट वन डिफरेंस बिटवीन विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, यानी 20-25 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, ये क्वेश्चन बोर्ड ने आज तक एग्जाम में नहीं पूछा। चूंकि एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड में हमें क्या बताना है, एक डिफरेंस बताना है। और इसके और में भी हम देखें, क्वेश्चन दिया है राइट द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ये भी क्वेश्चन इसने एग्जाम में आज तक नहीं दिया हुआ है, एक नया क्वेश्चन सैंपल पेपर में। मैं पहले भी बता चुका हूं, सैंपल पेपर के ऊपर हमें डिपेंडेबल नहीं होना है। ये एज ए गाइडलाइन से ये बताता है ऐसा पेपर आएगा, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपकी तैयारी कितनी है, आप इस पेपर को कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। केवल आपका असेसमेंट करने के लिए पेपर बनाया जाता है, ताकि बच्चे को लगे हाँ पूरा बन पा रहा है, इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है। तो हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, पहले भी ऐसा हुआ है, बोर्ड ने बहुत सारे सैंपल पेपर डाले, एक एक नहीं 4-4 सेट डाले हैं, और पूरे सेटों में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसा। बहुत सारे बच्चों ने उसी के ऊपर डिपेंडेबल रहते थे, रिजल्ट खराब कर बैठे। तो हमें डिपेंडेबल नहीं रहना है, ये मात्र गाइडलाइन से। हो सकता है ये पूरा पेपर एग्जाम में आ जाए, हो सकता है 1 ही 2 क्वेश्चन आए। मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको भ्रमित नहीं होना है, ये केवल हमारे लिए बताता है ऐसा पैटर्न पेपर का रहेगा। हालांकि जो मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और उन्हीं पर पेपर बनता है। तो आप उनकी तैयारी एक बार जरूर करें। तो आज हमने सैंपल पेपर के कितने क्वेश्चनों को समझा है, यहाँ पर हम 11 नंबर का क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा है। बाकी के क्वेश्चन मैं इसके सेकंड पार्ट में डालूंगा, तो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में आते हैं। अब जैसे मैंने बताया, ये कभी एग्जाम में पूछे ही नहीं गए, हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख सकते हैं, कभी एग्जाम में नहीं आए क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है, बोर्ड हर साल 1-2 नए क्वेश्चन भी लाता है, हमें कहीं ना कहीं उनका नॉलेज भी होना चाहिए। पुराने डालता रहेगा तो बच्चे नए क्वेश्चनों को या नए
जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे नहीं, उनको पता है कि पुराने ही आते। तो ऐसा नहीं है, बोर्ड एक दो क्वेश्चन हर साल नए लाता है, तो कहीं ना कहीं टीचर पढ़ाता भी है उनको, स्कूल में पढ़ाते, कोचिंग पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी होती है। तो मैं भी आपको आपकी हेल्प करने के लिए ही वीडियो डालता हूं, ताकि मेरे वीडियो देखकर आपका परसेंटेज और अच्छा स्कोरिंग हो सके। मेरा पर्पस भी वही है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा तो 11 नंबर, यानी जो क्वेश्चन हम दिख रहा है यहां से लेके जो 20 क्वेश्चन तक, यानी 10 क्वेश्चनों का एक फिर से एक अगला वीडियो में लेके आऊंगा। आप उसको जरूर देखिएगा, और लगातार मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर ही आ रहा हूं। अगर आपने इनको देखा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।